morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का जो काइनेटिक्स का आपका चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी, इसको पढ़ रहे थे और उसमें काफी कुछ हम पढ़ चुके थे. वेग के बारे में, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में, अणु संकेता के बारे में, गणितीय जो उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको हम देख चुके थे. इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस में उनकी जो प्रैक्टिकल कैसे उनको पढ़ते हैं वो भी हम देख चुके थे. जो लास्ट मैंने क्लास ली थी उसमें आपको कहा था कि अगली क्लास में हम लोग थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे. तो आज हम थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स को ही शुरू करेंगे. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. जस्ट अ मिनट. ये सब हम पढ़ चुके थे. लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि किस तरह प्रैक्टिकली कंडक्टिमेट्रिकली चालकता से या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली या ध्रुवणमापी की सहायता से हमने जो कंसंट्रेशन की टर्म थी इंटीग्रेशन इक्वेशन में, उसको एक फिजिकल प्रॉपर्टी में से कोरिलेट कर दिया जिसको कि हम आसानी से माप पाए. तो उससे हमें इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू x जो कि t समय पर कितने वो उत्पाद में बदल गए हैं कि उसको बताता है, और उससे a माइनस एक्स, इन तीनों चीजों को पता करना है. तीन चीजें थी जो हमारे काम आती है इंटीग्रेशन इक्वेशन. और डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते थे और उनको उस इक्वेशन में पुट करते थे जिस भी ऑर्डर से संबंधित है. अगर वो कांस्टेंट आता है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए तो वो जो अभिक्रिया है वो उसी ऑर्डर से संबंधित है. ये एक मेथड था. डिफरेंट हमने इक्वेशंस में पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए. ये सब हम कर चुके थे. आज से हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. तो जो केमिकल काइनेटिक्स है हमने बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि वो क्या है. केमिकल काइनेटिक्स है वेग का अध्ययन, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, जिनसे हमें ये पता चल सके कि किसी भी वेग को कैसे हम बढ़ा सकते हैं या कैसे उसको रिटार्ड कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको. ठीक है. और तीसरी चीज थी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया किस क्रियाविधि से हो रही है. तो इन तीनों ही चीजों के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इस रासायनिक बल गतिकी का सिद्धांत क्या है, कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है और कैसे वो चेंज होती है. वो सब हमें पता चलता है रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत. जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो पढ़ चुके हैं वो वेग की परिभाषा, उसके प्रकार, जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन या तात्क्षणिक वेग जैसा हमने देखा था, प्रारंभिक वेग, ये सब देख चुके हैं. तो हम शुरू करेंगे जो रासायनिक बल गतिकी सिद्धांत हैं वो शुरुआत होती है अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव है उससे, और उस ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आरएनएस ने सिद्धांत दिया था. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरएनएस का सिद्धांत. तो सिद्धांत की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जो अभिक्रिया का वेग है उस पर ताप का क्या प्रभाव होता है. ये हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे वेग को प्रभावित करने वाले कारक. तो हमें पढ़ा था कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाता है किसी भी अभिक्रिया के दौरान, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है. मतलब 200 से 300% तक वो वेग बढ़ जाता है अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं. सामान्यतः यह ताप लिया जाता है एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ये है अभिक्रिया का वेग पर ताप का प्रभाव. तो माना कि कोई टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी तापमान है, उस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो हम मान रहे हैं kT. ठीक है. और उससे हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उस पर बढ़ा दिया. तो जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हम बढ़ा रहे हैं तो उसका जो वेग स्थिरांक है वो माना हो जाता है kT.
T+10। ये तो था KT टाइम T पर, और ये उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के बाद वेग स्थिरांक। तो जो KT+10 जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के बाद है, उसका और जो KT है उसका जो अनुपात होता है उसे हम टर्म यूज लेते हैं। मैंने जब पढ़ाया था वेग प्रभावित करने वाले कारक, तब तो मैंने कहा था कि इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो समय अब आ गया है। उसे हम कहते हैं तापमान गुणांक, और इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये तापमान गुणांक कहलाता है। तो ये क्या होता है, 2 से 3 गुना तक वेग हो जाता है यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़े। ये अनुपात करता है तापमान गुणांक, और मैंने बता दिया कि सामान्यतः था 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दिया जाता है। अधिकतर तापमान गुणांक की वैल्यू यही आती है 2 to 3 टाइम, बट एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस आर लगभग हमेशा होते हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ भी अपवाद है। अपवाद ये है कि कुछ अभिक्रियाएं हैं उनके लिए तापमान गुणांक का मान 2 या 3 गुना से बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, इस रिएक्शन में जो तापमान गुणांक है वो लगभग 6 होता है। इसका मतलब कि जैसे ही रिएक्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं हम किसी रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान, तो जो उसके रेट में वृद्धि है वो 6 गुना तक 600% तक हो जाती है। ऐसे ही कुछ रिएक्शन से, जैसे NO+O2 की रिएक्शन, इसके लिए तापमान गुणांक की वैल्यू 1 से भी कम होती है। इसका मतलब इसमें जब तापमान बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, बट दीज आर एक्सेप्शंस। जो सामान्य है, सामान्य वो यही है कि 2 से 3 गुना तक टेम्परेचर तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर। ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो कि आरएनएस की शुरुआत है। अब नीचे आते हैं। सबसे पहले जो वेग नियतांक है, इस पर जो ताप की निर्भरता है, जो हमने पढ़ा है ऊपर टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में, ये सबसे पहले बताया था 1887 में वॉन टाफ ने। और इस वॉन टाफ ने जो सभी दिया बताया है ये इसके बारे में, उसका जो एक्सपेंशन किया या उसको और विस्तार से समझाया या थ्योरी के रूप में जो दिया वो किया आरएनएस ने। और उसने 1889 में एक सिद्धांत दिया जिसे आरएनए का सिद्धांत कहते हैं। वो वहां तक कैसे पहुंचे, वो क्यों आरएनए सिद्धांत की जरूरत पड़ी, उसको हम इस तरह देख सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए सबसे जरूरी चीज है कोलिजन, टक्कर होना बहुत आवश्यक है। तो गैसों का जो अणुगति का सिद्धांत है सेकेंड ईयर में, उसको जब हमने पढ़ा है तो उसके अनुसार इकाई आयतन में, इकाई समय में जो अणु हैं उनके मध्य जो टक्कर है ZAB, दैट इज इक्वल टू 1/4 NaNb sigma A plus sigma B whole square 8 pi RT, then this is the reduced part Ma plus Mb upon MaMb in the power half। यहाँ पर Na और Nb A और B मोल है, नंबर ऑफ मोल। सिग्मा A और सिग्मा B उनके जो कोलिजन हो रहा है उसका व्यास है, और Ma और Nb उनके अणुभार है। सॉरी, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ जो टक्करों की संख्या है ZAB, ठीक है, टक्करों की संख्या है ZAB, वो जो ताप है हमारा टेम्परेचर T, और ये है पावर हाफ। तो जो टक्करों की संख्या है ये प्रोपोर्शनल है किसके, T हाफ के, या √T जिसे कह लें, है ना, T हाफ के प्रोपोर्शनल है। तो इसके अनुसार जब ताप हम बढ़ाते हैं, ये टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो टक्करों की संख्या है वो 2 से 3% तक बढ़नी चाहिए। इसके अनुसार गैसों के अणुगति के अनुसार, गैसों का जो अणुगति का सिद्धांत है उसके अनुसार जो टक्करों की संख्या है वो ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर 10% जो हमें पीछे पड़ा, वो संख्या 2 से 3% तक बढ़नी चाहिए। जब, ठीक है, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ बढ़ा देते हैं तो जो ZAB है वो 2 से 3% बढ़ जाता है गैसों के अणुगति के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जो एक्चुअली हमने देखा है वहां क्या होता है, वहां पर वेग का मान
200 से 300% तक बढ़ जाती है। मतलब टक्कर की संख्या तो बढ़ रही है 2 से 3%, और जबकि जो वेग है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, या अभिक्रिया होना है, उसके लिए टक्कर आवश्यक है, और टक्कर और वेग आपस में कोरिलेटेड है। तो अगर टक्कर 2 से 3% बढ़ रही है तो वेग का मान 200 से 300% क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, तो ये रिलेशनशिप को आर्नेस ने और समझाया। इसे समझाने के लिए, रिलेशनशिप समझाने के लिए आर्नेस ने सिद्धांत दिया जिसके अनुसार अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांक की वृद्धि होगी। ये एक आर्नेस का नियम है। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांक की या एक्सपोनेंशियली रूप से वृद्धि होती है। ये आर्नेस सिद्धांत है, डी एल एन के सी और टी बी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। यहां पर इसको एक और रूप में लिखा जाता है, वो है के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर के परम ताप पर वेग नियतांक है, ए आवृत्ति गुणांक है, ए एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आर्नेस सिद्धांत के आगे अंदर ही आगे। टी यहाँ पर परम ताप है और आर गैस नियतांक है। तो ये आर्नेस ने बताया कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांक की रूप से वृद्धि होती है। ये आर्नेस का नियम है। साथ ही आर्नेस के सिद्धांत की कुछ संकल्पनाएं हैं या कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है हिस्ट्री में। ओके, आरएनएस के सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें सबसे पहला ये है कि जो क्रियाकारक अणु है, आरएनएस सिद्धांत तो दे दिया कि ताप बढ़ाने पर वेग में चरघातांक की रूप से वृद्धि होती है, पर वो होती क्यों है वो भी उसने बताया, उसका कारण उसने बताया क्यों ऐसा होता है। तो उसने सबसे पहले बताया क्रियाकारक अणुओं में कुछ कम एवं कुछ ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं। मतलब कि जब अभिक्रिया हम शुरू करते हैं और अभिकारक लेते हैं, तो अभिकारक के सभी अणु समान ऊर्जा के नहीं होते, उसमें कुछ की ऊर्जा कम होती है और कुछ की ज्यादा होती है। ठीक है, और अभिक्रिया होने के लिए क्या जरूरी है? टक्कर होना जरूरी है। उसके लिए आरएनएस ने कहा कि सिर्फ वह टक्कर जिनसे एक न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो, क्रिया कारक को उत्पाद में बदलती है। ठीक है, तो सिर्फ वही टक्कर जिनसे कि एक न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो जाए, वो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलती है। और उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। ठीक है, तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए एक टक्कर से। टक्कर हो किस लिए रही है? टक्कर इसलिए हो रही है कि ऊर्जा मिले, है ना। तो वो एक मिनिमम एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक क्रियाकारक उत्पाद में नहीं बदलेगा, और उस ऊर्जा को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। ठीक है, या इसका एक और नाम जो हमने ऊपर देखा, देहली ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा, जो हमने आरएनएस के क्वेश्चन देखा, ये जो पार्ट था सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि एक अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है, मिनिमम एनर्जी है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है कि देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले क्रिया
कारकों की टक्कर प्रभावी नहीं होती तथा वे उत्पाद में ठीक है, तो वे ऊर्जा, वे जो क्रियाकारक हैं जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है, उनकी टक्कर प्रभावी नहीं होती और उत्पाद में नहीं बदल पाते हैं। ऐसे अणु को अक्रिय अणु कहते हैं। ठीक है, ऐसे अणु को अक्रिय अणु कहा जाता है। अक्रिय अणु, ठीक है, तो जो प्रभावी टक्कर करेंगे, उत्पाद में बदलेंगे, वही अणु सक्रिय अणु है, बाकी अक्रिय अणु है ना। कुछ जो अणु हैं, कुछ अणुओं में देहली ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश बहुत कम होता है। जो ताप में वृद्धि से 2 से 3 गुना हो जाता है। क्या समझ में आया? इससे का मतलब ये है, ये जो बताया गया है कि कुछ अणुओं में देहली ऊर्जा उससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश बहुत कम होता है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया होने के लिए क्या जरूरी है? देहली ऊर्जा, ये मिनिमम एनर्जी। तो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही ऊर्जा के नहीं होते हैं, पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट ये जो कम ऊर्जा के हैं वो टकरा कर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो टक्कर तभी प्रभावी होगी जबकि उसको देहली ऊर्जा मिल पाए। देहली ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ऐसे अणु अक्रिय अणु कहलाते हैं, और मिल जाएगी तो उत्पादन बदल जाएंगे। और कुछ अणुओं में जो देहली ऊर्जा है या उससे ज्यादा वाले अणु का अंश है बहुत कम होता है सामान्यतः, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्रियाकारक में, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से ज्यादा होती है या उसके बराबर होती है, ठीक है, उसका मान 2 से 2 गुना से 3 गुना हो जाता है। तो क्योंकि 2 से 3 गुना हो गया है ऐसे अभिकारक जो उत्पाद बदल सके, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 to 3 टाइम बढ़ जाती है, ऐसा आर्हेनियस ने कहा अपने पोस्टुलेट में। अतः सक्रिय अणु की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सक्रिय अणु की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अभिक्रिया वेग। जितने ज्यादा सक्रिय अणु होंगे अभिकारक में, उतना ही ज्यादा उसका वेग होगा, ठीक है। और सक्रिय अणु की संख्या कौन बढ़ा रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहा है। टेम्परेचर जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, जो सक्रिय अणु है या जिन अणुओं में देहली ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा है, उनकी संख्या 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है। तो ये आर्हेनियस के पोस्टुलेट से। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ये टर्म आई है हमारे सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ईए जिसमें हमने कहा है, तो जब ईए के बारे में हम पढ़ेंगे, दिस वन, ईए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो अगली क्लास में हम इस सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा को
Thanks for watching me. Thank you.